दोस्तों, अगर आपने हिटलर और स्टालिन जैसे जालिम और बेरहम डिक्टेटर्स के बारे में कहानियां सुन रखी हैं तो आप ईदी अमीन को इस लिस्ट में कैसे भूल सकते हैं, जिसने अपने इक़्तिदार के लालच में लाखों मासूम लोगों को बहुत ही जालिमाना तरीके से अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। कहा जाता है कि 70s में युगांडा में मौत का दूसरा नाम ईदी अमीन था। इसने हथियार रखने के लिए युगांडा में एक बिल्डिंग बनवाई, मगर यहाँ हथियार नहीं बल्कि इसके कैदियों को लाया जाता, जिन्हें वो बहुत ही बेदर्दी से मारता, उनके हाथ पांव काट देता, यहाँ तक कि उन्हें गैस चैम्बर्स में तड़पा तड़पा के मारता और बास को बिजली से इलेक्ट्रीफाई करवा देता। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इसने अपनी चौथी बीवी से तलाक लेने के 1 साल बाद उसे इसी जगह बुलाकर बड़ी बेरहमी के साथ काटा और इसके हाथ काटकर उसके पैरों से सी डाले और पैर काटकर हाथों से। मगर इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। दोस्तों, ये दरिंदा सिर्फ आदमखोर इंसान था जो लोगों का गोश्त भी खाता, और इससे भी अजीब बात ये थी कि ये लाशों के साथ लेटकर घंटों बातें करता। दोस्तों, आखिर ये कद्दावर देव हैकल इंसान कौन था और वो ये सब क्यों करता था? इसका बचपन कैसा था और कैसे ये एक हैवान सिर्फ ताकतवर डिक्टेटर बना, और आखिर में इसके साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मगर वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने नॉलेज डिस्कवरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सन 1925 में युगांडा की कबोको नामी जगह में ईदी अमीन की पैदाइश हुई। इसके बाप का नाम एंद्रस नायाबेर था, जो रोमन कैथोलिज्म से इस्लाम में कन्वर्ट हुआ, और इसने अपना नाम अमीन दादा रखा। इसका पहला बेटा ईदी अमीन था। ईदी अमीन जब छोटा था तो इसके माँ बाप एक दूसरे से अलग हो गए और ईदी अमीन अपनी माँ के साथ बोम्बो शहर में रहने लगा। गरीबी इतनी थी कि गुजारा करना बहुत मुश्किल था, इसलिए ईदी की माँ इसकी पढ़ाई का खर्चा ना उठा सकी और चौथी क्लास तक पढ़ने के बाद ईदी अमीन पैसा कमाने के लिए काम काज करने लगा। बहुत से छोटे मोटे काम करने के बाद इसने ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन आर्मी के एक विंग किंग्स अफ्रीकन राइफल को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, इस वक्त युगांडा में ब्रिटिश रूल था और ब्रिटिशर्स वफादार लोगों को भारी तादाद में अपने साथ शामिल कर रहे थे। 1946 में ईदी अमीन ने आर्मी ज्वाइन की, जहां इसे शुरू में बावर्ची का काम दिया गया, लेकिन 6 फुट 4 इंच और 135 किलो वजन रखने वाले इस शख्स की वफादारी देखते हुए और इसकी अपने ही लोगों के खिलाफ नफरत देखते हुए अंग्रेजों ने इससे मुतासिर होकर इसे आर्मी ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। इसे रग्बी खेलने और वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग भी दी गई। दोस्तों, ईदी अमीन 1951 से 1960 तक युगांडा का हैवी वेट चैंपियन भी रहा। दोस्तों, अंग्रेजों ने जब इसे अपने ही लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए देखा, तब उन्होंने इसे सोमाली रेबल्स के खिलाफ जंग लड़ने के लिए नॉर्थ कीनिया भेज दिया, जहां इसने 1952 में माऊ माऊ रेबेलियंस के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया और बड़ी ही बेरहमी से लोगों को मारा। उन बागियों को दबाने में अमीन ने बहुत खून खराबा मचाया। ये लोगों को जमीन में गाड़ने लगा। यहाँ से वापस आने के बाद अंग्रेजों ने इसे पहले कॉर्पोरल और फिर सार्जेंट के तौर पर प्रमोट कर दिया। इसको लगातार अपना वफादार देखकर इसे 1959 में 2nd क्लास रैंक का वारंट ऑफिसर बना दिया गया, जो उस वक्त ब्लैक अफ्रीकन्स के लिए हाईएस्ट आर्मी पोस्ट मानी जाती थी। इसी साल अमीन युगांडा वापस आया और 1961 में इसे कमीशन ऑफिसर बना दिया गया। इन्हीं दिनों ब्रिटिश आर्मी के एक हाई रैंक ऑफिसर मिल्टन अबोटे की ईदी अमीन से मुलाकात हुई। इन दोनों ने ही ब्रिटिश कॉलोनियल आर्मी में काफी नाम कमाया था और अपने ही लोगों पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाने पर बहुत जुल्म सितम किया, जिसकी वजह से इनकी लॉयल्टी पर अंग्रेजों को अंधा यकीन था। इन दोनों ने मिलकर अफ्रीका में सोने और आइवरी यानी हाथी के दांत की स्मगलिंग करना शुरू कर दी और साथ ही बुलेट्स और गन्स की स्मगलिंग भी, जिससे इन दोनों ने बहुत सारा पैसा कमाया। और 1960 खत्म होने तक ब्रिटिश ऑफिशियल्स को इनके कारनामों पर शक हो गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और पूरा युगांडा अपने फ्रीडम के लिए सड़कों पर उतर आया था। और इस बात का फायदा उठाते हुए अबोटे ने अपने आप को एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया और लोगों में आजादी की उम्मीद जगा दी। 1962 में युगांडा को आजादी मिली, जिसके बाद मिल्टन अबोटे इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने और ईदी अमीन को डिप्टी कमांडर बना दिया गया। 1964 में आर्मी पर अमीन का कंट्रोल देखते हुए इसे कमांडर ऑफ आर्मी बना दिया गया और इसी दौरान अबोटे ने युगांडा की प्रेसिडेंसी हासिल कर ली। इस पोस्ट पर अमीन ने 6 साल काम किया, जिसके बाद इसे 1970 में कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस बना दिया गया। दोस्तों, अमीन का दिल अबोटे की प्रेसिडेंसी की वजह से जलने लगा था और वो इसके अंडर बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता था। कमांडर
कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस की पावर का फायदा उठाते हुए ईदी अमीन ने अबोटे पर जानलेवा हमला भी करवाया, मगर ये इसमें कामयाब ना हो सका। इस हमले के बाद अबोटे को ये लगा कि अमीन को ऑल फोर्सेस का चीफ बनाना खतरनाक हो सकता है और उसे डिमोट करके वापस आर्मी चीफ बना दिया गया। इस फैसले ने ईदी अमीन को अबोटे का और भी बड़ा दुश्मन बना दिया और अब ईदी अमीन का एक ही मकसद था कि वो अबोटे को या तो मार दे या फिर उससे प्रेसिडेंसी छीन ले। दोस्तों, ईदी अमीन ने आम लोगों को आर्मी में शामिल करना शुरू किया और वो लोगों में जाता, उनका दुख दर्द सुनता और उनके हक में बात करता। इस तरह इसने अवाम का दिल जीतना शुरू किया और फिर धीरे धीरे अवाम को अबोटे के खिलाफ भड़काना भी शुरू कर दिया। चूंकि लोग पहले ही अबोटे की लीडरशिप से खुश ना थे और उनको अबोटे की स्मगलिंग की कहानियां भी पता थीं, इसलिए उन्होंने ईदी अमीन का साथ दिया और देखते ही देखते ईदी अमीन पर लोग अंधा यकीन करने लगे। 25 जनवरी 1971 को अबोटे जब सिंगापुर में होने वाली कॉमनवेल्थ समिट मीटिंग में मसरूफ थे, तब युगांडा में ईदी अमीन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी वफादार ट्रूप्स की मदद से अबोटे का घर, एयरपोर्ट और तमाम सड़कें ब्लॉक करवा दी और पूरे मुल्क में अपनी कमान संभाल ली। 1971 में ईदी अमीन ने मुल्क का प्रेसिडेंट होने का ऐलान करते साथ ही लोगों में ये डर पैदा कर दिया कि जो कोई भी अबोटे को सपोर्ट करेगा उसे मार दिया जाएगा। ईदी अमीन ने अबोटे को गद्दार करार देकर मुल्क दरबदर कर दिया और यहाँ से शुरू होता है ईदी अमीन के 8 साल इक़्तिदार का वो जालिम दौर, जिसमें इसने तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोगों को बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा। दोस्तों, इक़्तिदार में आते साथ ही ईदी अमीन ने प्रोफेशनल किलर्स की एक आर्मी तैयार की, जिनका काम था लोगों को महज शक की बिना पर मार डालना। इसी दौरान इसने जिंजा और बरारा के लोगों को बड़ी बेरहमी से मरवा दिया। कहा जाता है कि तकरीबन 1.5 लाख की लोगों की आबादी अचानक खत्म हो जाती और बाद में बड़ी बड़ी कब्रें, जिन्हें मैस ग्रेव्स कहा जाता, वहां से लोगों की लाशें बरामद होती। दोस्तों, अमीन का जन्म काकवा नामी एक कबीले में हुआ, जहां के लोग नेचर के काफी करीब होते थे। उनके रहने सहने का तरीका काफी अलग था। वो जानवरों को मारकर उनका खून पी जाया करते थे और इसके मीट को कच्चा खा जाया करते। इसी तरह के माहौल में बड़ा होने की वजह से ये भी काफी खूनखार किस्म का इंसान था और जैसे जैसे इसे ताकत मिलती गई, इसका पागलपन और बढ़ता गया। दोस्तों, ईदी अमीन अडोल्फ हिटलर को आइडियलाइज करता था और इसका मानना था हिटलर ने जो भी ज्यूस के साथ किया वो बिल्कुल ठीक किया। लोगों को मारने के लिए इसने भी कंसंट्रेशन कैंप्स, गैस चैम्बर्स, इलेक्ट्रीफाई वाटर टैंक्स जैसी भयानक चीजें बना रखी थी, जैसे नाजी कैंप्स में हुआ करता था। 4 अगस्त 1972 ईदी अमीन को एक ख्वाब आया और इसने कहा कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि एशियंस और यूरोपियंस को इस मुल्क से निकाल दो, और इसने अवाम से ये नारा लगवाया, युगांडा इज फॉर युगांडन्स ओनली। इसका कहना था ये लोग मुल्क की पूरी इकोनॉमी लूट रहे हैं। बहुत से लोग इसके डर की वजह से रातों रात युगांडा छोड़कर चले गए। जो नहीं गए उनके साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया गया। इनको 4 दीवारी में बंद कर दिया गया, जहां से हवा गुजरने का कोई रास्ता नहीं था, और इनके दरवाजों को इलेक्ट्रीफाई करवा दिया गया। और ये कुछ लोगों के साथ ऐसा जुल्म करता कि उन्हें जिंदा पकड़ पकड़ कर उनके हाथ पांव काट कर उन्हें मगरमच्छ के आगे फेंक देता। दोस्तों, ईदी अमीन के इन फैसलों ने युगांडा को बुरी तरह कुचल डाला। एशियंस के चले जाने के बाद मुल्क की इकोनॉमी कोलैप्स करने लगी और लोग सड़कों पर आ गए। 1976 में अमीन ने खुद को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ भी डिक्लेयर कर दिया। अमीन की दरिंदगी की वजह से बहुत से ममालिक ने इस मुल्क से अपने मुआशी ताल्लुकात को खत्म कर दिया और किसी किस्म की मदद करने से भी इनकार कर दिया। ऐसे हालात में जब युगांडा की अवाम और ईदी अमीन की आर्मी भी इससे तंग आ चुकी थी और इसके खिलाफ मुहिम चला रही थी, ऐसे में ईदी अमीन से एक बहुत बड़ी गलती ये हुई कि इसने तंजानिया पर हमला कर दिया। तंजानियन आर्मी ने इनकी ईंट से ईंट बजा दी और बहुत बुरी तरह शिकस्त दी, और कुछ ही हफ्तों में उन्होंने युगांडा के कैपिटल कंपाला को अपने कब्जे में कर लिया। इस हालत में ईदी अमीन अपने मुल्क को छोड़कर लीबिया भाग निकला। इधर ये कुछ वक्त तक छुपा रहा और फिर ये सऊदी अरेबिया चला गया, जहां 2003 में ईदी अमीन की मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स की वजह से मौत हुई और उसे उधर ही दफना दिया गया। दोस्तों, ये कहानी थी एक ऐसे जालिम डिक्टेटर की जिसे बुचर ऑफ युगांडा कहा जाता था। इस पर द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड के नाम से एक मूवी भी बनाई जा चुकी है और इसकी बायोग्राफी जानने के लिए आपको मुख्तलिफ बुक्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।